नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत की एक प्राचीन और काफी रहस्यमयी दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जैसा आप जानते ही होंगे। जी बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो है ही, लेकिन अगर किसी को भी प्राचीन इतिहास में थोड़ी भी दिलचस्पी है, हाँ, उनके लिए भी ये बहुत ज्ञानवर्धक रहेगी। तो हमारा मकसद क्या है? मतलब हम इस कमाल की सभ्यता की परतें खोलना चाहते हैं। उनके शहर कैसे थे, वो व्यापार कैसे करते थे, उनकी सोच क्या थी, है ना? बिल्कुल, उनकी कला, उनकी मान्यताएं, सब कुछ। और ये समझना कि करीब आप सोचिए 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कैसी उन्नत शहरी जिंदगी फल फूल रही थी। हाँ, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सबसे पहले समय की बात करते हैं। ये सभ्यता कब अपने चरम पर थी? देखिए, इसका जो सबसे विकसित दौर माना जाता है, मतलब परिपक्व काल, वो मोटे तौर पर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। अच्छा, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी जड़ें तो और भी पुरानी हैं, करीब 3300 ईसा पूर्व तक जाती हैं। अच्छा, और इसकी खोज, वो भी काफी दिलचस्प कहानियां है ना? अरे बिल्कुल, सोचिए हजारों साल तक ये सभ्यता एक तरह से दबी रही, गुमनाम रही। हाँ। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह पर खुदाई की। ये आज पाकिस्तान के पंजाब में है। हाँ, सुना है। और कमाल देखिए, ठीक अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत में एक और बड़ा शहर खोज निकाला, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। जी, और बस इन दो खोजों ने जैसे इतिहास का एक बिल्कुल नया पन्ना ही खोल दिया दुनिया के सामने। सही बात है। और ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, जैसा आपने कहा, ये शहर थे, प्रॉपर शहर। बिल्कुल विकसित शहर। और ये सभ्यता सिर्फ इन 2 शहरों तक ही सीमित नहीं थी, है ना? ये तो बहुत बड़े इलाके में फैली थी। हाँ, बहुत बड़े क्षेत्र में। आज के पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी भारत तक। भारत में ही देखिए, गुजरात में लोथल जैसी महत्वपूर्ण जगह है। लोथल। हाँ, वो बंदरगाह के लिए मशहूर है शायद। बिल्कुल। वहां एक गोदी मतलब डॉकयार्ड की बहुत स्पष्ट सबूत मिले हैं। ये दिखाता है कि उनका समुद्री व्यापार कितना उन्नत रहा होगा। और लोथल था, ये डॉकयार्ड उस जमाने के हिसाब से देखें तो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। अच्छा। फिर गुजरात में ही एक और जगह है, धोलावीरा। वहां की जो जल प्रबंधन प्रणाली है, मतलब पानी बचाने और इस्तेमाल करने का जो सिस्टम मिला है, हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। कमाल का है कहते हैं। वो तो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। और उनका शहर भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जो बाकी हड़प्पा शहरों से मतलब थोड़ा अलग है। अच्छा, 3 हिस्सों में? ये अलग क्यों? ये विविधता दिखाता है कि शायद हर शहर की अपनी कुछ खासियत भी रही होगी। एक रूपता तो थी, लेकिन स्थानीय भिन्नताएं भी थीं। और राजस्थान में कालीबंगा, वहां भी तो कुछ खास मिला था। हाँ, कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। ये शायद दुनिया में खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक हो सकते हैं। जुते हुए खेत मतलब हल का इस्तेमाल करते थे वो लोग? संभवतः। और वहां अग्निकुंड भी मिले हैं। अग्निकुंड, तो क्या इसका मतलब है कि वहां किसी तरह के धार्मिक रीति रिवाज होते थे, पूजा पाठ? लगता तो यही है। अग्निकुंडों का मिलना धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करता है। हालांकि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो किस देवता के लिए थे या कैसे अनुष्ठान थे। और हाल के सालों में हरियाणा का राखीगढ़ी स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। राखीगढ़ी? हाँ। नई खुदाई के आधार पर अब इसे हड़प्पा सभ्यता का शायद सबसे बड़ा शहर माना जा रहा है। सबसे बड़ा? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा? जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि इस सभ्यता का केंद्र शायद पहले जितना हम पश्चिम में सोचते थे उससे कहीं ज्यादा पूर्व की तरफ भी रहा हो। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब इतने बड़े इलाके में फैले होने के बावजूद इन शहरों में गजब की समानताएं भी थीं, खासकर उनके नगर नियोजन में, टाउन प्लानिंग जिसे कहते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? कोई सेंट्रल प्लानिंग थी क्या? देखिए, यही तो इस सभ्यता की सबसे प्रभावशाली बातों में से एक है। उनकी नगर योजना कमाल की थी, बहुत व्यवस्थित। कैसे? मतलब क्या खास था उसमें? सड़कें एकदम सीधी होती थी और एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री के कोण पर, समकोण पर काटती थीं। जैसे आजकल के शहरों में ग्रिड पैटर्न होता है ना? हाँ, बिल्कुल, चेस बोर्ड जैसा। बिल्कुल वैसा ही। मुख्य सड़कें अक्सर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में होती थीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाकायदा मतलब प्लान करके ये शहर बसाए हों। और वो भी पक्की ईंटों से। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है।
आज से 5000 साल पहले पक्की ईंटों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। हाँ, और ईंटें भी मानकीकृत थीं, मतलब एक जैसे आकार की। अच्छा, और शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे, है ना? एक ऊंचाई वाला हिस्सा हाँ, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। और एक निचला शहर। जी, निचला शहर जहाँ शायद आम लोग रहते थे। तो ये ऊंचा हिस्सा, ये दुर्ग, क्या ये शासकों या पुजारियों के लिए था? क्या लगता है? ऐसा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि ऊंचे हिस्से में अक्सर बड़ी और महत्वपूर्ण इमारतें मिली हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार। हाँ, ग्रेट बात। जी, ग्रेट बात। ये एक बड़ा सा तालाब है, पक्की ईंटों से बना है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं और चारों तरफ कमरे भी बने हैं। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता होगा? शायद किसी खास धार्मिक मौके पर सामूहिक स्नान के लिए। ये उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हो सकता है। इसी तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों पर बड़े बड़े अन्य भंडार, मतलब अनाज रखने के गोदाम भी मिले हैं, ग्रेनरीज। अच्छा, अनाज के गोदाम। हाँ, ये दिखाता है कि अनाज का उत्पादन कितना महत्वपूर्ण था और उसका प्रबंधन, उसका स्टोरेज कितने संगठित तरीके से होता था। शायद टैक्स भी अनाज के रूप में लिया जाता हो। ये भी हो सकता है। और उनकी साफ सफाई की व्यवस्था, सुना है वो भी कमाल की थी। बिल्कुल। शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली उनका ड्रेनेज सिस्टम था, पानी की निकासी की व्यवस्था। हाँ, हर घर में अपना स्नानागार होता था और गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी होती थी। ये नालियां घर से निकलकर सड़क के किनारे बनी मुख्य नालियों से जुड़ती थीं। और ये नालियां ढकी हुई होती थी, है ना? जी हाँ, ये सबसे खास बात है। नालियां अक्सर ईंटों या पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति ये कितनी अद्भुत जागरूकता दिखाता है। सही में, आज भी कई शहरों में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल। तो ये शहर तो वाकई बड़े उन्नत थे। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इन शहरों में रहने वाले लोग करते क्या थे, उनका रोजगार क्या था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि ही था, खेती। क्या उगाते थे वो लोग? वे गेहूं, जौ, खजूर, राई, तिल, मटर जैसी कई फसलें उगाते थे। अच्छा। और एक बहुत खास बात, ऐसा माना जाता है कि कपास उगाने वाले ये दुनिया के शायद पहले लोग थे। कपास, रुई, मतलब कपड़ा बनाने के लिए। जी हाँ, कॉटन। यही कॉटन यहाँ से निकलकर शायद दुनिया भर में फैला। जो यूनानी लोग थे वो इसे सिंडन कहते थे, जो शायद सिंधु शब्द से ही निकला है। अरे वाह, तो इसका मतलब कपड़ा उद्योग भी काफी विकसित रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कताई बुनाई के सबूत भी मिले हैं। और खेती के अलावा जानवर भी पालते थे? पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण था। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, ये सब पाले जाते थे। बैलगाड़ी का इस्तेमाल शायद सामान ढोने और यात्रा के लिए होता होगा। इसके खिलौने भी मिले हैं। अच्छा, खिलौना गाड़ी। हाँ, एक बात पर थोड़ा ध्यान देना होगा, घोड़े के इस्तेमाल के बहुत ज्यादा, या कह सकते हैं निर्णायक सबूत नहीं मिले हैं। घोड़ा नहीं था, मतलब युद्ध वगैरह में इस्तेमाल नहीं होता था। कुछ जगहों पर घोड़े की हड्डियां मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि घोड़ा उनके जीवन या उनकी सेना का वैसा महत्वपूर्ण हिस्सा था जैसा हम बाद की कई सभ्यताओं में देखते हैं, जैसे वैदिक काल में। ये दिलचस्प है। अच्छा, और व्यापार, आपने लोथल के बंदरगाह का जिक्र किया था, तो क्या वे सिर्फ आपस में ही व्यापार करते थे या बाहर की दुनिया से भी उनके रिश्ते थे? नहीं, दोनों तरह का व्यापार होता था। शहरों के बीच तो होता ही था सामान का लेन देन, लेकिन उनके व्यापारिक रिश्ते दूर दराज के इलाकों तक फैले हुए थे, खासकर मेसोपोटामिया तक। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक? जी हाँ, दजला फुरात नदियों की घाटी वाली सभ्यता। मेसोपोटामिया के जो पुराने लेख मिले हैं, सुमेरियन ग्रंथ, उनमें मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है। मेलुहा? हाँ, मेलुहा। और वे बताते हैं कि वे मेलुहा से व्यापार करते थे। ज्यादातर विद्वान अब ये मानते हैं कि ये मेलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र ही था। अच्छा, क्या चीजें जाती थी यहाँ से मेसोपोटामिया, और वहां से क्या आता था? कुछ अंदाजा है? अंदाजा ये है कि यहाँ से शायद कपास, सूती कपड़े, अनाज, कीमती लकड़ी, हाथी दांत का सामान और खास तौर पर मनके यानी डीड्स जाते होंगे। मनके मतलब मोतियों की माला वाले? हाँ, पत्थर के बने हुए सुंदर मनके, कार्निलियन जैसे पत्थरों के बदले में वे मेसोपोटामिया से शायद सोना, चांदी और दूसरी धातुएं, शायद टिन वगैरह मंगाते होंगे। अच्छा, और ये धातुएं भारत में कहाँ से आती थीं? तांबा, सोना? तांबा शायद राजस्थान की खेतरी खानों से आता था
और शायद ओमान से भी समुद्री रास्ते से आता हो। सोना संभवतः दक्षिण भारत की कोलार खानों से या फिर अफगानिस्तान से आता था। चांदी भी अफगानिस्तान और ईरान से आती होगी। ये सब दिखाता है कि उनका व्यापार नेटवर्क कितना फैला हुआ और कितना जटिल था। और आपने मनकों का जिक्र किया, सुना है वे मनके बनाने में बड़े माहिर थे। हाँ, बहुत माहिर थे। मनके बनाना उनका एक बहुत बड़ा उद्योग था। लोथल और पाकिस्तान में चन्हुदड़ो जैसी जगहों पर तो मनके बनाने के कारखाने, वर्कशॉप्स मिली हैं। कारखाने मिले? जी हाँ। वे कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों को काटकर, घिसकर, पॉलिश करके, उनमें छेद करके बहुत सुंदर मनके बनाते थे। सिल खड़ी और मिट्टी के मनके भी बनते थे। ये मनके शायद बहुत लोकप्रिय थे और दूर दूर तक भेजे जाते थे। उनकी मिट्टी के बर्तन कैसे थे? पॉटरी? उनकी पॉटरी भी बहुत अच्छी थी। ज्यादातर चाक पर बनी होती थी, अच्छी तरह पकाई हुई। अक्सर लाल रंग की होती थी, जिस पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बने होते थे। ज्यामितीय पैटर्न, पेड़ पौधे, पशु पक्षी वगैरह। अच्छा, और धातु की मूर्तियां आपने शुरू में जिक्र किया था, वो डांसिंग गर्ल वाली मूर्ति तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की वो छोटी सी नर्तकी की मूर्ति, वो मुश्किल से 10-11 सेंटीमीटर की है, लेकिन वो उनकी धातु ढलाई की तकनीक, जिसे लॉस्ट वैक्स तकनीक कहते हैं, और उनकी कला का एक शानदार नमूना है। हाँ, उसका पोज बड़ा खास है। बिल्कुल। उस मूर्ति में जो आत्मविश्वास है, जो एक लय है, गति का भाव है, वो अद्भुत है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उस समाज के कलात्मकता और शायद उनके जीवन के किसी पहलू की एक झलक देती है। पर वो कौन थी? क्या वो कोई देवी थी, या कोई मंदिर की नर्तकी, या कोई आम लड़की? ये भी एक रहस्य है। सही बात है। तो कला थी, व्यापार था, उन्नत शहर थे, पर वो मानते क्या थे? उनके देवी देवता कौन थे? समाज कैसा था उनका? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, उनकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हमें जो भी जानकारी मिलती है वो खुदाई में मिली चीजों से ही मिलती हैं। मूर्तियां, मोहरें, कब्रें वगैरह। तो क्या मिला है मूर्तियों में? देखिए, बहुत सारी मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियां मिली हैं, लगभग हर जगह से, जिन्हें अक्सर मातृ देवी या मदर गॉडेस माना जाता है। मातृ देवी? हाँ। इससे ऐसा लगता है कि शायद देवी माँ की पूजा या उर्वरता की देवी की पूजा बहुत प्रचलित रही होगी। और वो एक सील पर बनी योगी जैसी मूर्ति, 3 मुंह वाली, जिसे पशुपति कहा जाता है। हाँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित मोहर है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इस पर एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा है, पालथी मारकर। हाँ। उसके 3 मुख दिखाई देते हैं। हालांकि इस पर भी बहस है, और सिर पर सींगों वाला एक मुकुट जैसा है। उसके चारों ओर जानवर बने हैं, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा, और आसन के नीचे 2 हिरण बने हैं। तो इसे शिव का रूप मानते हैं? कई विद्वान इसे हिंदू देवता शिव के आरंभिक रूप, पशुपति यानी पशुओं के स्वामी से जोड़ते हैं, लेकिन ये भी निश्चित नहीं है। क्या ये वाकई शिव का ही रूप है, या कोई और देवता, या कोई योगी, या कोई शामन? इस पर विद्वानों में मतभेद है, पर यह जरूर दिखाता है कि वे शायद योग और ध्यान जैसी क्रियाओं से परिचित थे। अच्छा, और प्रकृति की पूजा, पेड़ पौधे, जानवर? हाँ, ऐसा भी लगता है। पीपल के पेड़ की पूजा के संकेत मिलते हैं। मोहरों पर पीपल की पत्तियां बनी मिलती हैं, और पीपल का पेड़ तो आज भी भारत में पवित्र माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। जानवरों की पूजा भी होती थी, ऐसा लगता है। खासकर वो एक सींग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, उसकी आकृति उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा संख्या में मिलती है। ये यूनिकॉर्न क्या था? कोई असली जानवर था या काल्पनिक? ये भी पूरी तरह साफ नहीं है। हो सकता है ये कोई बैल जैसा जानवर हो जिसे खास तरीके से दिखाया गया हो, या फिर कोई मिथिकीय प्राणी हो, पर ये उनके लिए जरूर बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। इसके अलावा कुबड़ वाले बैल की भी पूजा होती थी। और समाज कैसा था? क्या राजा महाराजा थे? कोई महल वगैरह मिले हैं? ये एक और दिलचस्प पहेली है। देखिए, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी दूसरी समकालीन सभ्यताओं की तरह यहाँ कोई बड़े बड़े राजमहल या राजाओं की विशाल कब्रें या मकबरे नहीं मिले हैं। अच्छा, तो फिर शासन कौन करता था? ये कहना मुश्किल है। हाँ, शहर इतने व्यवस्थित थे, व्यापार इतना संगठित था, वजन और माप एक जैसे थे, ईंटें एक जैसी थीं, तो कोई ना कोई शासन व्यवस्था, कोई अथॉरिटी तो जरूर रही होगी। हाँ, वरना इतना सब कैसे होता? पर वो कैसी थी?
क्या कोई एक राजा पूरे साम्राज्य पर राज करता था, या हर बड़े शहर का अपना शासक था, या फिर कुछ लोग मानते हैं कि शायद व्यापारियों या पुरोहित वर्ग का शासन रहा हो। ये सब अनुमानी है, पक्के सबूत नहीं है। और समाज में वर्ग भेद कैसा था? ऐसा लगता है कि समाज में कारीगर, किसान, व्यापारी, शायद शासक वर्ग, पुजारी जैसे अलग अलग वर्ग तो थे, लेकिन शायद मिस्र या मेसोपोटामिया जैसा कठोर सामाजिक विभाजन या भारी असमानता नहीं थी। कुल मिलाकर एक अपेक्षाकृत शांत और शायद ज्यादा समतावादी समाज की तस्वीर उभरती है। लेकिन फिर वही बात, निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर, उनकी लिखावट, उनकी लिपि। आपने शुरू में कहा कि वो पढ़ी नहीं जा सकी है। ये दिखती कैसी थी? मतलब अक्षर थे या कुछ और? नहीं, अक्षर नहीं थे। ये एक चित्र लिपि है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। मतलब इसमें चिन्ह या चित्र बने होते थे। चित्र? कैसे चित्र? तरह तरह के, कुछ इंसानों जैसे, कुछ जानवरों जैसे, कुछ मछली जैसे, कुछ पेड़ पौधे जैसे, और कुछ ज्यामितीय आकृतियां। करीब 400 अलग अलग तरह के चिन्ह अब तक पहचाने गए हैं। 400 चिन्ह? हाँ, ये चिन्ह हमें मोहरों पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा तांबे की छोटी पट्टियों पर, मिट्टी के बर्तनों पर और कुछ हड्डी की चीजों पर भी मिले हैं। तो लिखा क्या होता था इन पर? लिखावट ज्यादातर बहुत छोटी होती है, औसतन 5-6 चिन्हों की। तो शायद ये किसी का नाम हो, या कोई पदवी हो, या किसी कबीले का नाम हो। कोई लंबा लेख नहीं मिला है। और ये लिखी कैसे जाती थी? बाएं से दाएं या दाएं से बाएं? ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये शायद दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर? जी हाँ, वैसा ही। कुछ मोहरों पर ऐसा लगता है कि पहली लाइन दाईं से बाईं ओर है और अगली बाईं से दाईं ओर। इसे बूस्ट्रोफिडन कहते हैं। तो लगभग 100 साल हो गए इसे खोजे हुए, और अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐसा क्यों? क्या ये इतनी मुश्किल है? छोटी है, कोई लंबा टेक्स्ट नहीं है। दूसरा, हमें कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला है। जैसे मिस्र की लिपि पढ़ने में रोजेटा स्टोन से मदद मिली थी, जिस पर एक ही लेख 3 लिपियों में था, वैसा यहाँ कुछ नहीं मिला। हाँ, वो होता तो शायद आसानी होती। बिल्कुल। और तीसरा, हमें ये भी पक्के तौर पर नहीं पता कि ये भाषा किस भाषा परिवार से जुड़ी है। क्या ये द्रविड़ भाषा परिवार जैसे तमिल, तेलुगु से है, या इंडो आर्यन जैसे संस्कृत, हिंदी से, या कोई और ही भाषा समूह था जो अब विलुप्त हो गया है? जब तक ये पता न चले, इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मतलब दुनिया भर के विद्वान कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक सफलता नहीं मिली। कोशिशें बहुत हुई हैं और कई दावे भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा तरीका सामने नहीं आया जिसे सभी विद्वान सर्वसम्मति से मान लें। जरा सोचिए, अगर ये लिपि कभी पढ़ी जा सके तो क्या कुछ पता चलेगा हमें? शायद हमें उनके असली नाम पता चलें, उनके राजाओं के नाम, उनके भगवानों की कहानियां, उनका साहित्य, उनका ज्ञान विज्ञान, कितना कुछ पता चल सकता है। बिल्कुल, ये तो जैसे एक पूरी सभ्यता की आवाज को सुनना होगा जो अभी तक खामोश है। ये तो वाकई पुरातत्व की दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। निश्चित रूप से। जिस दिन ये लिपि पढ़ी जाएगी, उस दिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी समझ पूरी तरह से बदल सकती है। अच्छा, विज्ञान और तकनीक के मामले में वे कैसे थे? आपने नगर नियोजन और जल निकासी का जिक्र किया, जो उनके इंजीनियरिंग कौशल को दिखाता है। और कुछ खास? हाँ, जैसा हमने बात की, वे धातु के काम में माहिर थे। तांबा और कांसा, जो तांबे और टिन को मिलाकर बनता है, उसका इस्तेमाल वे औजार बनाने, हथियार बनाने, बर्तन और मूर्तियां बनाने के लिए करते थे। तभी से कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, है ना? जी हाँ, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। हालांकि पत्थर के औजार भी चलते रहे, इसलिए इसे कभी कभी ताम्र पाषाण युग यानी कैलकुलिथिक एज में भी गिना जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उन्होंने वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली विकसित की थी। स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। मानकीकृत प्रणाली मतलब पूरे इलाके में एक जैसे बाट और पैमाने इस्तेमाल होते थे? जी हाँ, चर्ट नाम के खास पत्थर से बने हुए घनाकार क्यूबिकल बाट कई जगहों से मिले हैं और वो बिल्कुल एक जैसे हैं। अरे वाह! और ये बाट एक खास अनुपात में है। छोटे बाट शायद बाइनरी सिस्टम 1, 2, 4, 8 पर आधारित थे, और बड़े वाले शायद दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम पर। अच्छा। सोचिए, इतने बड़े इलाके में व्यापार और लेन देन के लिए एक ही सिस्टम का होना, ये कितनी उन्नत और संगठित व्यवस्था को दिखाता है। ये सिर्फ व्यापार में आसानी के लिए नहीं था, बल्कि ये दर्शाता है कि शायद एक तरह का, कह सकते हैं, केंद्रीय नियंत्रण,
या कम से कम एक साझा आर्थिक समझ थी जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। ये उस युग के लिए वाकई असाधारण है। ये सब तो बहुत प्रभावशाली है। मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित, उन्नत, फैली हुई सभ्यता थी। लेकिन फिर हुआ क्या? ये खत्म कैसे हो गई? ये शहर वीरान क्यों हो गए? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, ये इस कहानी का सबसे दुखद और शायद सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा भी है। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है और विद्वानों में इस पर काफी मतभेद भी हैं। अच्छा। कई कारण माने जाते हैं और शायद सच ये है कि कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई। ये एक धीमी प्रक्रिया रही होगी। तो क्या थे वो संभावित कारण? कुछ मुख्य थियोरीज क्या हैं? एक बड़ा कारण पर्यावरण में बदलाव को माना जाता है, क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे हड़प्पा स्थल बसे हुए थे, वो धीरे धीरे सूखने लगी, शायद भूगर्भीय हलचल के कारण या मॉनसून में बदलाव के कारण। तो नदी सूख गई तो पानी की भारी कमी हो गई होगी, खेती बर्बाद हुई होगी और लोगों को मजबूरन वो जगह छोड़नी पड़ी होगी। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शायद सिंधु नदी में विनाशकारी बाढ़ें आई होंगी बार बार। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर बाढ़ के निशान भी मिले हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण शायद मॉनसून का पैटर्न बदला होगा, कभी सूखा, कभी ज्यादा बारिश, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ा होगा, जो उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थी। तो पर्यावरण एक बड़ा फैक्टर था। और क्या कोई बाहरी हमला भी हुआ था? वो आर्यों के आक्रमण वाली थ्योरी का क्या हुआ? हाँ, पहले ये थ्योरी काफी लोकप्रिय थी। इसे व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने सामने रखा था। उनका मानना था कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से आए आर्यों ने हमला करके इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। इसका आधार क्या था? इसका आधार कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य थे। जैसे ऋग्वेद में इंद्र देवता को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है, जिसे हड़प्पा के शहरों के दुर्गों से जोड़ा गया। और मोहनजोदड़ो में कुछ जगहों पर नर कंकाल भी मिले हैं जो बिखरे हुए थे, जिन्हें हिंसा का सबूत माना गया। लेकिन अब इसे नहीं मानते। अब ज्यादातर विद्वान इस थ्योरी को सही नहीं मानते हैं। इसके पक्ष में पक्के पुरातात्विक सबूत बहुत कमजोर हैं। जो नरकंकाल मिले हैं वो शहर के आखिरी दौर के हैं और ये जरूरी नहीं कि वो किसी हमले में ही मारे गए हों, और उनकी संख्या भी बहुत कम है। और आर्यों के आगमन और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बीच समय का काफी अंतर भी दिखता है। अच्छा, तो अगर बाहरी हमला नहीं तो फिर क्या अंदरूनी कारण भी थे? हाँ, ज्यादा संभावना अब इसी बात की मानी जाती है कि पतन एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो शायद कई 100 सालों तक चली होगी। इसमें पर्यावरण में बदलाव, नदियों का सूखना, जलवायु परिवर्तन तो था ही, साथ में शायद संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, वनों की कटाई, जमीन की उर्वरता में कमी, शायद कुछ बीमारियां फैली हों, महामारी आई हो, और संभव है कि अंदरूनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में भी गिरावट आई हो, व्यापार में कमी आई हो, शासन व्यवस्था कमजोर पड़ गई हो। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ हुई। हाँ, ऐसा लगता है कि इन सब कारणों ने मिलकर शहरों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया होगा। आबादी शायद कम होने लगी होगी, लोग शायद इन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे गांवों में जाकर बसने लगे होंगे। जो बड़ा शहरी नेटवर्क था वो टूट गया और उसकी जगह छोटी स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों ने ले ली। तो ये एक तरह से शहरीकरण से वापस ग्रामीण जीवन की ओर जाना था। पर्यावरण और शायद अंदरूनी कारण मिलकर इतने बड़े और व्यवस्थित शहरी ताने बाने को बिखेर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक सुनहरा लेकिन काफी हद तक रहस्यमयी अध्याय है। बिल्कुल। यह हमें बताती है कि शहरी जीवन, एक योजनाबद्ध विकास, तकनीकी उन्नति और कलात्मक अभिव्यक्ति की हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। आप सोचिए, 5000 ईयर्स पुरानी। जी हाँ। और उनकी जो उपलब्धियां हैं, खासकर नगर नियोजन में और पानी और सफाई के प्रबंधन में, वो तो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है ना। बिल्कुल, आज के लिए भी वो बहुत प्रासंगिक हैं। और अंत में वो एक सवाल जो आपने उठाया था, वो लिपि, वो वाकई दिमाग में घूमता रहता है। हाँ, वो अनपढ़ी लिपि, अगर कभी भविष्य में कोई उसे पढ़ने में कामयाब हो जाता है तो क्या पता चलेगा? कौन जानता है। सिंधु घाटी के लोग हमें अपने बारे में क्या बताएंगे, उनके अपने विचार, उनके आपसी झगड़े, उनके त्योहार, उनका ज्ञान, उनके पतन का असली कारण, न जाने क्या क्या राज दफन है
उन अनपढ़ चिन्हों में। ये अनसुलझा रहस्य ही शायद इस सभ्यता को हमेशा इतना आकर्षक बनाए रखेगा। शायद यही बात है। चलिए, आज की इस गहरी पड़ताल में इतना ही। उम्मीद है सिंधु घाटी सभ्यता की ये कहानी और उसके अनसुलझे सवाल हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करेंगे। उम्मीद तो यही है।